कोई भी अपराध होने के बाद, कोई भी घटना घटित होने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है थाने पर उसकी एफआईआर दर्ज कराना। यदि थाने पर एफआईआर दर्ज हो भी जाए तो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि एफआईआर के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा। इस जानकारी के अभाव में पीड़ित व्यक्ति तरह तरह के शोषण और उत्पीड़न का शिकार होने लगता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे किसी भी मुकदमे की एफआईआर दर्ज कराने से लेकर कोर्ट द्वारा मुकदमे के निर्णय यानी कि जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के बाद पुलिस जांच में क्या क्या करती है, किस धारा के तहत चार्जशीट दाखिल होती है, चार्जशीट दाखिल होने के बाद गवाही कैसे होती है, जमानत का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, किस किस को गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता है, किन किन मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया जाना आवश्यक होता है तथा बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट को किस धारा के तहत गवाह के रूप में तलब कराया जा सकता है या ट्रायल के दौरान बुलाया जा सकता है। कोई भी अभियुक्त अपने मामले में तथा अपने बचाव में स्वयं किस प्रकार से गवाही दे सकता है, किस प्रकार से स्वयं को सक्षम साक्षी घोषित करा सकता है, कानून में इसके क्या क्या प्रावधान हैं, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि एफआईआर से लेकर जजमेंट तक पक्षकारों के क्या क्या अधिकार होते हैं, सीआरपीसी व वीएनएसएस में इसके क्या क्या प्रावधान वर्णित किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, कोई भी अपराध घटित होने के बाद सबसे पहला काम होता है कि उस अपराध की रिपोर्ट अपने स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराना। जो व्यक्ति सूचना देता है वह शिकायतकर्ता यानी कि कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट कहलाता है। जो व्यक्ति अपराध से प्रभावित होता है उसको पीड़ित कहा जाता है। जिसने अपराध किया होता है या जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है उसको अभियुक्त या अपराधी कहा जाता है। साथियों, कानून में अपराध को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी कि हीनियस क्राइम जैसे हत्या, रेप, जानलेवा हमला, लूट, डकैती आदि जो भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है संज्ञेय अपराध कहलाता है। तथा असंज्ञेय अपराध साधारण घटना जैसे छुटपुट मारपीट, गाली गलौज आदि अपराध जो होते हैं वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। असंज्ञेय अपराध में पुलिस एफआईआर की जगह एनसीआर दर्ज करती है तथा एनसीआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है, ना ही अभियुक्त को जमानत कराने की आवश्यकता होती है। संज्ञेय अपराध जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस तत्काल विवेचना शुरू कर देती है। किसी भी आपराधिक मामले की पुलिस द्वारा धारा 154 सीआरपीसी यानी कि 173 बीएनएसएस में एफआईआर दर्ज की जाती है। उपरोक्त धारा में स्पष्ट तौर पर प्रावधानित किया गया है कि किसी भी प्रकरण की मौखिक या लिखित शिकायत देकर थाने पर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि सत्यता यह भी है कि लिखित तौर पर शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज कर ले तो एक बड़ी जंग जीतने के समान होता है। मौखिक शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करना तो एक कोरी कल्पना के बराबर हो। तो साथियों, एफआईआर होने के बाद धारा 156 से 161 सीआरपीसी यानी कि 175 से 180 वीएनएसएस के तहत पुलिस अपराध की विवेचना करती है, जिसमें शिकायतकर्ता का बयान, घटना स्थल का निरीक्षण, पीड़ित का मेडिकल परीक्षण, गवाहों के बयान, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के साथ साथ यदि मामला 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों से संबंधित है तो अभियुक्त को 41 का सीआरपीसी का नोटिस तामील कराकर थाने से रिहा कर देना तथा यदि मामला 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों की श्रेणी में आता है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है तो आवश्यकता के अनुसार अभियुक्त को गिरफ्तार कर 24 घंटे के अंदर एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक की प्रक्रिया शामिल होती है। यदि कोई पीड़ित महिला है अथवा कोई ऐसा अपराध घटित हुआ है जिसमें पीड़ित का मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल बयान दर्ज कराना आवश्यक होता है तो धारा 164 सीआरपीसी यानी कि 183 बीएनएसएस के तहत पीड़ित का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया जाता है। धारा 49 बीएनएसएस के तहत पुलिस पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेती है तथा धारा 185 बीएनएसएस के तहत
पुलिस द्वारा अपराधी के छिपे होने अथवा जहां से अपराधी पकड़ा गया है उस स्थान की भी तलाशी ले सकती है। पकड़े गए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी के कारणों से संतुष्ट होते हैं तो वह अभियुक्त को जेल भेज देते हैं। अन्यथा की दशा में मजिस्ट्रेट को यदि किसी भी कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी गलत व नियम विरुद्ध या विधि विरुद्ध तरीके से की गई है तो मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड प्रार्थना पत्र को कैंसिल कर अभियुक्त को तत्काल रिहा कर दिया जाता है। कई मामलों में मुकदमा दर्ज होने के उपरांत अभियुक्त द्वारा पुलिस के पास न जाकर सीधे कोर्ट में आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया जाता है तथा ऐसे में यदि पुलिस को अभियुक्त से किसी प्रकार की पूछताछ अथवा कोई बरामदगी जैसे घटना में प्रयुक्त किए गए चाकू, तमंचा, पिस्टल या अन्य किसी प्रकार के मर्डर वेपन आदि को बरामद करना होता है तो पुलिस धारा 167 सीआरपीसी यानी कि 187 वीएनएसएस के तहत कोर्ट से पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करती है। पुलिस व अभियुक्त पक्ष को सुनने के उपरांत यदि कोर्ट को उचित लगता है तो कोर्ट अभियुक्त का पुलिस कस्टडी रिमांड यानी कि पीसीआर स्वीकार कर सकती है। कोर्ट चाहे तो पुलिस कस्टडी रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज भी कर सकती है या फिर किसी शर्त के साथ भी रिमांड प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है, जैसे वीडियोग्राफी कराना या अभियुक्त के अधिवक्ता का दौराने रिमांड साथ रहना आदि कोई भी कंडीशन न्यायालय द्वारा लगाई जा सकती है। अब बात आती है अभियुक्त की जमानत की। तो जमानत के संबंध में हमने पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पूरे सीआरपीसी में कहीं पर भी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यदि अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा 41 का नोटिस देकर थाने से ही रिहा कर दिया गया है तो बगैर जमानत के भी मुकदमे का ट्रायल चलाया जा सकता है। इसके लिए हमारी अलग से वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद यदि अभियुक्त बाहर है या फरार है तथा उसके द्वारा कोर्ट में सरेंडर नहीं किया गया है या अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में अभियुक्त चाहें तो अपनी अग्रिम जमानत धारा 482 बीएनएसएस के तहत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकता है। अग्रिम जमानत कैसे दाखिल करें तथा जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके संबंध में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। तो साथियों, यदि अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं मिलती है या फिर पुलिस द्वारा किसी कारणवश कहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है या फिर अभियुक्त द्वारा स्वतः अपने मन से कोर्ट में सरेंडर करके अभियुक्त जेल चला गया है तो फिर सीआरपीसी की धारा 437 यानी कि 480 बीएनएसएस के तहत लोअर कोर्ट में तथा 439 सीआरपीसी यानी कि 483 वीएनएसएस के तहत सेशन कोर्ट व हाई कोर्ट के समक्ष जमानत हेतु आवेदन किया जा सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा होने के बाद या जेल से बाहर आने के बाद शिकायतकर्ता को किसी भी तरीके से परेशान किया जाता है या कोई धमकी आदि दी जाती है तो शिकायतकर्ता 483 एक बीएनएसएस के तहत अभियुक्त की बेल खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकता है, बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जांच पूरी होने के उपरांत यदि अपराध का घटित होना पाया जाता है तथा अपराध होने के पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 192 बीएनएसएस के तहत केस डायरी तथा धारा 193 बीएनएसएस के तहत आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाती है। चार्जशीट में पुलिस द्वारा दोनों पक्ष शिकायतकर्ता व अभियुक्त पक्ष और गवाहों आदि के नाम, एफआईआर की कॉपी, पीड़ित और अपराधी के मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट, आरोपी की गिरफ्तारी अथवा जमानत से संबंधित जो भी प्रपत्र होते हैं वो सारे पेपर, उसकी स्पष्ट डिटेल, गवाहों के बयान, आरोपी से गिरफ्तारी के दौरान अगर कुछ जब्त किया गया है या रिमांड के दौरान कुछ बरामद किया गया है तो उससे संबंधित टोटल प्रपत्र, घटना स्थल का नक्शा तथा केस से संबंधित अन्य सभी प्रपत्र शामिल होते हैं। एफआईआर झूठी पाए जाने पर या घटना में कोई सत्यता न पाए जाने पर मुकदमे के विवेचक द्वारा धारा 189 189 वीएनएसएस के तहत क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में एफआर कहते हैं, वो भी एफआर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अब यहाँ पर दो मुख्य तथ्य सामने आते हैं। पहला ये कि यदि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है तो आगे का प्रक्रिया क्या होगी, आगे का प्रोसीजर क्या होगा, और यदि पुलिस ने एफआर दाखिल की है
तो उस कंडीशन में आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो साथियों, पहले हम बात करेंगे चार्जशीट दाखिल करने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। साथियों, यदि पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है तो दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने का प्रावधान है और कोर्ट संज्ञान लेने के बाद संबंधित अभियुक्त जिसको आरोपी बनाया गया है उसको अदालत में पेश होने के लिए सम्मन आदेश जारी कर देते हैं, जो कि थाने के पुलिसकर्मी द्वारा अभियुक्त के घर पर ले जाकर प्राप्त कराया जाता है, जिसे तामील कराना कहते हैं, तथा सम्मन में दी गई तारीख पर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना होता है। कोर्ट द्वारा जारी सम्मन आदेश में कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता कि अभियुक्त को आकर जमानत करानी है, केवल न्यायालय में उपस्थित होने संबंधित कथन अंकित होते हैं, परंतु पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार अभियुक्त को इसी बीच जमानत कराना होता है। सम्मन तामील होने के उपरांत यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होता है तो दूसरी बार में न्यायालय द्वारा प्रकरण की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार अभियुक्त का BW यानी कि जमानती वारंट, बेलेबल वारंट अथवा NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जिसे कहते हैं गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है। जमानती वारंट की दशा में पुलिस अभियुक्त को वारंट तामील कराकर हिदायत देकर छोड़ देती है, परंतु गैर जमानती वारंट जारी होने की दशा में पुलिस द्वारा संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा यदि न्यायालय को उचित लगता है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देते हैं, अन्यथा की दशा में अभियुक्त को जेल भेज दिया जाता है तथा जेल जाने के उपरांत जमानत स्वीकार होने के बाद ही अभियुक्त रिहा होता है और जमानत स्वीकार होने के बाद अभियुक्त को अपनी रिहाई से पहले 2 सिक्योरिटी भी 2 जमानती भी देने होते हैं। यदि किसी कारणवश मुकदमे का विवेचक 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में 60 दिन अथवा अन्य गंभीर मामलों में आरोपी के जेल जाने के 90 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाते हैं तो CRPC की धारा 167(2) यानी कि VNSS की धारा 187(3) के तहत आरोपी को जमानत दिए जाने का प्रावधान है। इसको डिफॉल्ट बेल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह समय सीमा तभी लागू होती है जब अभियुक्त जेल में हो, जेल से बाहर नहीं आया हो। चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने के बाद अभियुक्त के ऊपर पुलिस द्वारा जो आरोप लगाए गए होते हैं तथा उन आरोपों के संबंध में पुलिस द्वारा जो भी जांच पड़ताल व गवाही सबूत आदि इकट्ठा करके माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट के साथ दाखिल किए गए जो भी प्रपत्र होते हैं, उन सभी प्रपत्रों की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि अभियुक्त को धारा 230 BNSS के तहत फ्री में उपलब्ध करानी होती है। ये कॉपी माननीय न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आरोप पत्र की जो कॉपी है वो अभियुक्त को इसलिए दी जाती है कि पुलिस द्वारा जो जांच पड़ताल की गई है तथा जो सबूत उसके विरुद्ध पेश किए गए हैं, यदि संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है तो वह उस कॉपी को पढ़ ले और अभियुक्त कॉपी प्राप्त करने के उपरांत उसको ऐसा कुछ लगता है तो न्यायालय के समक्ष स्वयं को मुकदमे से डिस्चार्ज यानी कि इसी स्तर पर मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त करने के लिए, मुकदमे से डिस्चार्ज करने के लिए एप्लीकेशन माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 262 BNSS तथा सेशन कोर्ट के समक्ष 250 BNSS तथा परिवाद यानी कि कंप्लेंट केस के मामले में 268 BNSS के तहत दाखिल की जाती है। यदि डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गलत फंसाया गया है या मुकदमे में अभियुक्त का कोई स्पष्ट रोल नहीं बनता है तथा पुलिस द्वारा गलत आरोपी बनाया गया है तो कोर्ट द्वारा इसी स्तर पर अभियुक्त को मुकदमे की कार्रवाई से उन्मुक्त यानी कि बाहर कर दिया जाता है तथा अभियुक्त के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई इसी स्तर पर समाप्त हो जाती है। परंतु यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि अभियुक्त की कोई भूमिका, कोई रोल मुकदमे में रहा है तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाता है तथा मुकदमे में 263 BNSS के तहत अदालत द्वारा आरोप तय कर दिया जाता है तथा आरोप तय करते समय यदि कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने गलत धाराएं चार्जशीट में लगाई हैं या कोई धारा छूट गई है, कोई गलत धारा पुलिस ने लगा दी है तो कोर्ट द्वारा 239 व 244 BNSS के तहत धाराओं में फेरबदल किया जा सकता है, यानी कि जो छूटी हुई धारा है उसके तहत भी चार्ज बनाया जा सकता है या जो गलत धारा लगी है उसको हटाकर नई धारा में चार्ज
बनाया जा सकता है। गलत धारा में जो आरोपित किया गया है उसको हटाया जा सकता है। चार्ज बनने के उपरांत मामले को ट्रायल यानी कि परीक्षण या जिसको कह सकते हैं कि गवाही के लिए आगे बढ़ाया जाता है। धारा 254 बीएनएसएस के तहत शिकायतकर्ता यानी कि अभियोजन पक्ष अपने गवाह पेश करता है तथा बचाव पक्ष यानी कि अभियुक्त पक्ष द्वारा गवाहों से जिरह, जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, किया जाता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। कोर्ट के समक्ष गवाह की मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा क्रॉस क्वेश्चनिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के तहत की जाती है तथा प्रति परीक्षा यानी कि जिरह करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148, 149 व 151 में दिए गए प्रावधान को ध्यान रखना होता है। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि न्यायालय में प्रोसिक्यूशन पक्ष यानी कि शिकायतकर्ता की पैरवी के लिए ऑलरेडी सरकारी वकील या अभियोजन अधिकारी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं तथा अभियुक्त को अपना स्वयं का वकील खुद से करना होता है। यदि अभियुक्त किसी कारणवश अपना वकील करने में असमर्थ है, अभियुक्त बहुत गरीब है, असमर्थ है, लाचार है, अपना वकील नहीं कर सकता है, तो न्यायालय से रिक्वेस्ट किए जाने पर न्यायालय द्वारा उसे सरकारी वकील सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि अभियुक्त कानून का जानकार है अथवा किसी अन्य कारण से अपने मुकदमे की स्वयं पैरवी करना चाहता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कानून में यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मुकदमे की स्वयं पैरवी, स्वयं सबूत पेश कर सकता है, बशर्ते कि अभियुक्त को कानून की सही समझ और कानून की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। न्यायालय का समय खराब नहीं करना चाहिए। अभियोजन पक्ष यानी कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने गवाह प्रस्तुत किए जाने के उपरांत अभियुक्त को अदालत के सामने धारा 313 सीआरपीसी यानी कि 351 बीएनएसएस के तहत अपना खुद का पक्ष रखने का मौका दिया जाता है तथा 354 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त स्वयं सक्षम साक्षी के तौर पर अपनी गवाही भी अंकित करा सकता है, यानी कि अपने बचाव में अपनी स्वयं की गवाही अंकित करा सकता है। यदि किसी कारणवश अभियुक्त के पास कोई दूसरा गवाह नहीं है तो वह स्वयं अपने बचाव में अपनी ही गवाही दर्ज करा सकता है। इसके बाद यदि अभियुक्त अपने बचाव में कोई गवाह पेश करना चाहता है तो धारा 256 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त अपने बचाव में गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। यह गवाह डिफेंस विटनेस के तौर पर काम करते हैं। अभियोजन अथवा अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों में से किसी भी गवाह के संदेहप्रद होने की दशा में या अन्यथा किसी कारण से कोर्ट चाहें तो किसी भी स्तर पर किसी भी गवाह को कोर्ट विटनेस के तौर पर तलब करके पुनः गवाही कराई जा सकती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि कोई मामला सेशन कोर्ट द्वारा सुना जा रहा है यानी कि सेशन कोर्ट में किसी मामले का ट्रायल चल रहा है तो न्यायालय उन मजिस्ट्रेट को जिनके समक्ष पीड़ित का 164 सीआरपीसी यानी कि 183 बीएनएसएस का बयान दर्ज किया गया है, उन मजिस्ट्रेट को भी गवाही के लिए सेशन कोर्ट द्वारा बुलाया जा सकता है। ये प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 में वर्णित है। यह सब कार्रवाई होने के उपरांत धारा 352 बीएनएसएस के तहत अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों अपनी अपनी फाइनल बहस करते हैं, यानी कि अब मामला अंतिम स्टेप पर आ जाता है, अंतिम बहस पर आ जाता है। दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष की तर्क और अपने अपने पक्ष की दलीलें देते हैं और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा सबूतों और गवाहों के आधार पर धारा 392 बीएनएसएस के तहत जजमेंट किया जाता है। यदि पक्षकार चाहें तो अपनी जो दलीलें हैं वो लिखित तौर पर भी दाखिल कर सकते हैं। ये प्रावधान धारा 314 सीआरपीसी में वर्णित है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा सबूतों और गवाहों के आधार पर धारा 392 बीएनएसएस के तहत जजमेंट किया जाता है या कह सकते हैं कि निर्णय सुनाया जाता है। निर्णय में या तो अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है या फिर अभियुक्त को अपराधी ठहराकर सजा सुना दी जाती है। यदि आरोपी को सजा सुनाई जाती है तो न्यायालय द्वारा आईपीसी या अन्य जो भी कानून के तहत उसका आरोपी बनाया गया है उनके तहत सजा निर्धारित की जाती है, जिसमें सजा, जुर्माना या सजा और दुर्जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। यदि न्यायालय द्वारा सुनाए गए जजमेंट से कोई पक्ष असंतुष्ट होता है तो वह धारा 415 बीएनएसएस के तहत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। साथियों, ये तो बात हुई पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद की प्रक्रिया की। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि प्रत्येक मुकदमे में लगी धाराओं
और अपराध की प्रकृति के अनुसार जो मुकदमे की प्रक्रिया है वह थोड़ी जटिल या थोड़ी आसान हो सकती है। यानी कि प्रक्रिया एक दूसरे से थोड़ी सी भिन्न हो सकती है। जैसे सामान्य मारपीट की अपेक्षा मर्डर व पॉक्सो एक्ट आदि के मुकदमों की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट या थोड़ी स्लो हो सकती है, परंतु जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेस है, वह इन्हीं सब स्टेप को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है तथा इन्हीं सब चरणों से गुजरता हुआ जजमेंट तक पहुंचता है। किसी भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया को बाईपास नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय उपरोक्त प्रक्रियाओं के विपरीत जाकर या उपरोक्त प्रक्रिया को, उपरोक्त प्रोसीजर को बाईपास करके जजमेंट नहीं सुना सकता। साथियों, यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि किताब में लिखे कानून व प्रैक्टिकल कानून में कई बार अंतर भी देखने को मिलता है, और ये अंतर जो होता है वो प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले, प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है, परंतु प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक जिले की, प्रत्येक कोर्ट की जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा। प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं हो सकता है। तो साथियों, आज आपने जाना कि नए कानूनों में एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का पूरा प्रोसेस किन किन धाराओं में वर्णित किया गया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पता नहीं कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए और किसकी परेशानी दूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार की एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।